बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स 11 क्लास का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। आप लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि भाई काम करो काम करो, ये सुबह से शाम तक काम कर रहा है, इसका काम बहुत अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं कर रहा, ये बच्चा काम चोर हो गया है। तो इस तरह के अल्फाज आप लोगों ने डेली लाइफ में सुने होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि फिज़िक्स में जिस काम की बात करते हैं, फिज़िक्स में जिस वर्क की बात करते हैं, क्या आम लाइफ के अंदर सुबह से लेकर शाम तक काम करना, एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई सर के ऊपर वज़न उठा के खड़ा है, क्या वो वाला काम, क्या फिज़िक्स वाला काम बिल्कुल क्या सेम टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करते हैं? हरगिज़ नहीं। फिज़िक्स के अंदर वर्क एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम है। वो क्या चीज़ है? आज के लेक्चर के अंदर वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि वर्क हम किसे कहते हैं, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क की मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब वर्क ज़ीरो होगा, कब बॉडी अगर मूव भी कर रहा है तो वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स में वर्क किस चीज़ का नेम है। तो स्टूडेंट, वर्क हम फिज़िक्स में कहते हैं कि अगर आप ये इमेजिन करें कोई बॉडी है, लेट्स सपोज जैसे बचपन के अंदर हम कोई गाड़ी के साथ कोई रस्सी बांधकर हम उसको खींचा करते थे। तो अगर हम इमेजिन करें कि कोई बॉडी है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F, अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, देन वी से दैट वर्क इज डन। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो तब हम कहते हैं वर्क इज डन। अब यहां पर इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने लिखा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी है? जो बॉडी को डिस्प्लेस करा रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वो वाला डिस्टेंस है जो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट जाउल है, जो कि नेम है एक साइंटिस्ट का, और जाउल को हम आगे जाके डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट, एक नेक्स्ट डायग्राम हम डिस्कस करते हैं कि इस डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही थी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अगर हम फोर्स को कुछ एंगल देते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई एंगल बना रही है फोर्स, अब ये फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या कंप्लीट ये फोर्स क्या इस बॉडी को मूव करवाने में यूटिलाइज होगी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट नो। तो इसको अगर हम ये देखते हैं, अगर आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना देते हैं, एंगल के सामने वाला स्टूडेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा बेस हुआ करता है। तो बेस होता है स्टूडेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट। ये अगर F है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट बन जाएगा F साइन थीटा। तो अब इसमें देखिए दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक F कॉस थीटा और एक F साइन थीटा। F cos थीटा क्या है, F sin थीटा क्या है? F cos थीटा is it the component in the direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और ये वाला फोर्स का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है। अब उसके बाद F sin थीटा क्या है कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं अब आपको स्टूडेंट एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और आपने फिजिक्स की किताब भी ओपन कर रखी है, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो दिमाग है क्या 100% दिमाग का हिस्सा उस बुक के ऊपर होगा? तो इसका आंसर आप लोग समझते हैं हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंशन का, तवज्जो का कुछ कंपोनेंट टीवी पर होगा, कुछ कंपोनेंट फिजिक्स की बुक पर होगा। तो मुझे ये बताएं कौन सा
आपके अटेंशन का कंपोनेंट आपको बेनिफिट दे रहा है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में, तो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट आपका कंसंट्रेट होगा बुक के ऊपर, तो आप ये समझेंगे कि वो वैसे कंपोनेंट होता नहीं है। सारी कंसंट्रेशन तकरीबन 99% टीवी के ऊपर होती है, 1-2% जो है वो बुक के ऊपर होती है। इसका मतलब है 1-2% का जो कंपोनेंट है वो इफेक्टिव है उस फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग बिल्कुल वही है कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट है जो इस बॉडी को डिस्प्लेस करा रहा है। तो जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एफ कॉस थीटा ही होगा हमेशा, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एफ साइन थीटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल की लोकेशन के ऊपर। बस आपने ये याद रखना है कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन है या एफ कॉस है, तो 100% एफ कॉस है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि सो वर्क इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, that is a f cos theta into displacement। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एफ डी cos theta। तो इस एफ डी cos theta को फर्दर हम स्टूडेंट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये बात भी याद रखिएगा कि ये वाला फार्मूला अप्लीकेबल कब होता है कि व्हेन फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब फोर्स की वैल्यू हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगर हम स्टूडेंट इस जाउल को डिफाइन करना चाहें तो दिस इज अ सिंपल, वर्क के यूनिट को हम कहते हैं कि दैट विल बी अ 1 जूल। 1 जूल किस चीज़ के बराबर होगा, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, देन वी से दैट वर्क विल बी 1 जूल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये वर्क जो है कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली इस फार्मूले के ऊपर आप गौर करें, ये फार्मूला कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो नंबर 1 डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर, नंबर 2 डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और नंबर 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर। और एंगल किस चीज़ के दरमियान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। तो डिपेंडेंस को हम देखते हैं कि फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल, कि एंगल किस किस एंगल के ऊपर वर्क मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा। पहले नंबर पर लिखा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल अगर जीरो है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, ये वाला केस है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो उस वक्त कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 1 की वजह से वर्क की वैल्यू मैक्सिमम भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। ये दोनों पॉइंट याद रखें, मैक्सिमम भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। अगर एंगल 90 है तो 90 की वजह से वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसमें फोर्स भी लग रही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है, फोर्स भी लग रही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है, तो उस वक्त वर्क की वैल्यू जीरो होगी। और इस जगह पर एक ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों को मैं एग्जांपल देता जाऊँ। आपने सुना होगा कि एक बकेट है, अगर हम उसको डिस्प्लेस करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये डिस्प्लेसमेंट उसको हॉरिजॉन्टल करा रहे हैं। अब इसके ऊपर 2 फोर्स लग रही हैं, एक लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड जिसको हम वेट कहते हैं, दैट इज द mg, और एक हम इसको अपवर्ड फोर्स कर रहे होते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो डेफिनेट बात है इस फोर्स की वजह से वर्क हो या इस फोर्स की वजह से वर्क हो, जीरो होगा, क्योंकि एंगल बन रहा है 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क की वैल्यू जीरो होगी। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं कि अगर एंगल 180 है, 180 का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि जिस वक्त फोर्स लग रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं अपोजिट डायरेक्शन की। अगर हम इमेजिन करते हैं कि कोई कार मूव कर रही है, ये अगर मैं यहाँ पर एक कार की एग्जांपल देता हूँ कि ये है स्टूडेंट, अगर कोई कार मूव कर रही है, जब कोई कार मूव कर रही होती है उसको हम ब्रेक लगाते हैं। अगर कार की जो मोशन है वो इस साइड पर है, डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड पर है, वेलोसिटी उसकी इस साइड पर है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे रोकने के लिए, ब्रेकिंग फोर्स जिसको कहते हैं, तो ब्रेकिंग फोर्स ऑब्वियसली स्टूडेंट उसकी मोशन के अपोजिट होती है।
तो ये है अगर ब्रेकिंग फोर्स। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 है, तो एंगल 180 की वजह से इस फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। और दूसरी एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी स्टूडेंट आपको पता है हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसकी वजह से भी वर्क डन नेगेटिव होगा, उसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने यहां पर कुछ रेंज रखी हैं जहां से मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वर्क किस एंगल की रेंज में पॉजिटिव होगा, किस एंगल की रेंज में नेगेटिव होगा, कहां पर वर्क डन 0 होगा। अब ये रेंज है 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, इसका मतलब है 0 इसमें शामिल है, 0 से इक्वल या 0 से ग्रेटर। चलते हैं अप टू 90 से लेस, मतलब ये है 0 या 0 के इक्वल और ग्रेटर। ठीक है जी। और उसके बाद लेस देन 90, इस रेंज में वर्क डन पॉजिटिव होगा, 90 के ऊपर वर्क डन 0 होगा। और ये रेंज है जिसमें 90 शामिल नहीं है। तो क्लियर कट ये हुआ, इसमें भी 90 इंक्लूड नहीं है, इसमें भी 90 इंक्लूड नहीं है, 90 को हमने सेपरेट रखा हुआ है। ये है 0 टू लेस देन 90 और ये है ग्रेटर देन 90 टू 180। तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा और इस केस में वर्क डन 0 होगा और इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यहां पर मैंने एक बॉक्स के अंदर एक रिलेशन शो किया जिसमें आपको बताया कि W = FD cos थीटा। तो अभी आपको मैंने ये बताया था कि वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है, मैक्सिमम होती है 0 के ऊपर, 0 के ऊपर वर्क डन मैक्सिमम है। जब हम एंगल 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो वर्क आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। तो फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये वाली टर्म रिप्लेस हो जाएगी, ये वाली टर्म रिप्लेस हो जाएगी किस चीज में, ये वाली टर्म रिप्लेस हो जाएगी मैक्सिमम वर्क में। तो रिलेशन बन जाएगा W = W max cos थीटा। तो इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं जिसमें एंगल 30 का भी पूछा जा सकता है, 45 का भी पूछा जा सकता है, 60 का भी पूछा जा सकता है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि वर्क की वैल्यू मैक्सिमम का हाफ कब होगी। तो उसका स्टूडेंट ऑप्शन होगा जब एंगल 60 होगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि हाफ होती है। ठीक है जी। ओके जी। नेक्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक बात स्टूडेंट याद रखें कि फिजिक्स के अंदर जो भी मैथमेटिकल टाइप रिलेशन होंगे प्रोडक्ट की शक्ल में, जैसे W = FD है, जो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि FD है, उसके बाद S = VT होता है। बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन हैं जो प्रोडक्ट की शक्ल में होते हैं। तो इसी तरह वर्क का फार्मूला है W = FD। तो इसको हम लिख सकते हैं FD ग्राफ का एरिया वर्क इक्वल होगा, एरिया ऑफ FD ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये स्टूडेंट आपको एक कांस्टेंट फोर्स दिखाई गई है और इसका ग्राफ दिखाया गया है। तो इस ग्राफ का जो अंडर एरिया बन रहा है वो वर्क के इक्वल होगा। अगर आपको इस तरह का ग्राफ गिवन हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया उस बॉडी के वर्क डन के इक्वल होगा। अब मैंने यहां पर इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू लिखा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहां पर देखें, ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल जो लाइन है, ये है फोर्स की, हॉरिजॉन्टल है डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ मूव कर रहा है। यहां पर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है। अगर इसका बेस्ट स्टूडेंट वे ये होता है कि आप एक बॉक्स का एरिया कैलकुलेट कर लें। एक बॉक्स का स्टूडेंट अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये है 4 और ये है 2, इस बॉक्स का एरिया आ जाएगा 8, इस बॉक्स का भी 4 और 2, ये कितना हो जाएगा 8, और ये भी कितना हो जाएगा 8। अच्छा, अब एक बात जहन में रखें, सम टाइम आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट 0 to 6, तो आपने टोटल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि वर्क डन कैलकुलेट करें फ्रॉम 4 to 6, तो इसका मतलब है सिर्फ इतना कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब है जनरल है, टोटल आपने कैलकुलेट करना है। और मजीद ये भी याद रखें कि ये ऊपर वाला वर्क डन हम इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा कि एक पॉजिटिव ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क स्टूडेंट आपका 8 जूल रहेगा। अगर स्टूडेंट आपको कहा जाता है कि जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट हो कहां से कहां तक, 2 से 6 तक, 2 to 6,
2 to 6, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू याद रखें कि वर्क डन की वैल्यू ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इस केस में वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब उसके बाद एक और चीज़ मैंने यहाँ पर सर्कल में लिखी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि सेंटर की तरफ होती है, जिसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इस लम्हे बॉडी अगर इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पर है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यही डायरेक्शन वेलोसिटी की है और यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। ये बात याद रखें, हमेशा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है वन डायमेंशनल मोशन में या लीनियर मोशन में। ठीक है, इस जगह पर अभी हम इस इंस्टेंट के ऊपर लीनियर मोशन ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 किस चीज़ के दरमियान है जी? ये है डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान। तो जिसकी वजह से जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं वर्क डन का, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और cos 90 की वजह से वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब हम स्टूडेंट एंड के ऊपर वर्क से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब इस पहले केस के अंदर मैंने ये लिखा है कि मोशन ऑफ कार, अगर कार मूव कर रही है राइट साइड पर और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय अ नेट फोर्स, वर्क डन बाय अ अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे पॉइंट आप अटेंटिव होकर सुनिएगा कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, जब हम ये केस लिखते हैं तो देन वी से दैट एक्सलेरेशन इज इक्वल टू 0। जब एक्सलेरेशन 0 होगा तो उस बेस पर हम ये फिर लिखते हैं कि फिर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। क्लियर? अब उसके बाद एक और केस होता है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से इसको मैं अगेन 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, इस पोर्शन में अप्लाइड फोर्स और इस पोर्शन में फ्रिक्शनल फोर्स। अब स्टूडेंट सिर्फ इस सिंगल फोर्स की बात करते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। वर्क डन बाय अ अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स नॉट इक्वल टू 0, और ये वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये अप्लाइड फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ बाय एफ और ये ए अप्लाइड फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट साइड पर, बॉडी मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से वर्क डन 0 नहीं होगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो इसकी वजह से भी वर्क डन स्टूडेंट 0 नहीं होगा, तो इसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अपोजिट है, तो 180 की वजह से इसमें वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप ये देखें, अगर मोशन ऑफ बकेट है इनटू दी वेल, 2 केसेस होते हैं, बकेट या तो डाउनवर्ड जा रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या अपवर्ड आ रही है। अपवर्ड हम फोर्स लगा रहे हैं एफ और डाउनवर्ड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें स्टूडेंट बिल्कुल वही केस होगा कि जब बकेट अगर डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो इस फोर्स की वजह से, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, इस फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है। इस केस में वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। दूसरा केस डिस्कस करें, अगर बकेट अपवर्ड जा रही है, फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो इसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर बकेट अपवर्ड जा रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन पूछा जाएगा, तो इसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। आई होप सो कि ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।